हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास की ज्योग्राफी SCERT बुक से पढ़ रहे हैं और यह फर्स्ट चैप्टर अभी हम लोग शुरू किए थे जो कि बहुत ही लंबा है, 126 पेज का है, इसलिए इसका बहुत सारा पार्ट बनेगा। ऑलरेडी 12 पार्ट अपलोड कर दिया गया है। वन एवं वन्य प्राणी संसाधन हम लोग पढ़ रहे थे, इसका 2-3 वीडियो अपलोड हो गया है, आप लोग जाके देख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चिपको आंदोलन तक हम लोग कल पढ़ चुके थे इससे लास्ट वीडियो में, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ से, ये चिपको आंदोलन तक हम लोग पढ़ चुके थे। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप में इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब उड़ीसा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों को बनाने के लिए कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती है, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। अब देखिए, इसमें मेन जो पॉइंट है उसको केवल हम लोग ध्यान रखते हैं, बाकी तो देखिए सब समझने वाला है, तो कुछ उसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। मेन बात इसमें है कि भारत में संयुक्त वन प्रबंधन, अब संयुक्त वन प्रबंधन क्या होता है सबसे पहले यह जान लीजिए, जो क्षरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में सहयोग देता है, ठीक है। तो इसमें मतलब कि ग्रामीण लोग भी होते हैं और वन विभाग के अधिकारी भी संयुक्त रूप से कार्य कर रहे होते हैं। यह कार्यक्रम 1988 में शुरू हुआ। उड़ीसा राज्य ने यह संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया था। इसमें होता क्या है, गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती है और ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी दोनों मिलके काम करता है। तो आपको याद रहना चाहिए संयुक्त वन प्रबंधन क्या है, नाम से ही जाहिर है, संयुक्त वन प्रबंधन यानी ग्रामीण और वन अधिकारी दोनों मिलकर काम करते हैं। 1988 में शुरू हुआ। उड़ीसा राज्य में सबसे पहले यह प्रस्ताव पास किया गया था। आगे देखते हैं। भारत में जैन एवं बौद्ध धर्म के अनुयायी अहिंसा प्रेमी होते हैं। धर्म अहिंसा परमो धर्म, ठीक है, पर आधारित है। यह जो धर्म जो है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब अहिंसा परमो धर्म के पर आधारित है। जैन समुदाय के बीच सूक्ष्म जीवों की भी हत्या वर्जित है, अतः वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण में काफ़ी योगदान रहता है। महात्मा बुद्ध ने 487 ईसा पूर्व कहा था, पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करते हैं। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वालों पर भी छाया प्रदान करता है। अब यह जो कथन है, पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी, यह पूछा जा सकता है कि यह कथन किसका है, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह महात्मा बुद्ध का कथन है, 487 ईसा पूर्व में कहा गया था। ये डेट याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन महात्मा बुद्ध ने यह कहा था, यह ज़रूरी है। आइए देखते हैं आगे। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान। तो अब जो भी चीज़ हम आपको हाईलाइट करके बता दें कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसको याद कर लीजिए, तो उसको नोट डाउन कीजिए और याद कर लीजिए। बाकी सारी चीज़ें हम समझाते चलेंगे, या पढ़ भी रहे हैं तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाए गए नियमों तथा कानूनी प्रावधानों के दो वर्गों में बांट सकते हैं। ये है अंतर्राष्ट्रीय नियम। अब अंतर्राष्ट्रीय नियम, इंटरनेशनल लॉज, ठीक है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 2 या 2 से अधिक राष्ट्र समूहों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समझौता के अंतर्गत नियम तथा कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण पर 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स का कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन 1971 तथा विश्व प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण एवं रक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत बनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। इस पर सख्ती से अनुपालन करके वन्य जीवों की रक्षा की जा सकती है। तो इस पर अब आपको कौन कौन सा कन्वेंशन है, केवल इतना ही याद रखना है, और कब कब इसको लागू किया गया है।
तो अफ्रीकी कन्वेंशन जो है 1968 में, वेटलैंड्स कन्वेंशन यानी कि रामसर कन्वेंशन जो है वह 1971 में है, विश्व प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण एवं रक्षा अधिनियम 1972 में है। ठीक है, ये तीनों डेट वाला जो है उसको याद कर लीजिए। 3 है अफ्रीकी कन्वेंशन 1968, रामसर कन्वेंशन 1971, उसके बाद है विश्व प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण एवं रक्षा अधिनियम 1972। ठीक है, यही तीनों है अंतर्राष्ट्रीय नियम। अब राष्ट्रीय कानून पर चलते हैं। भारत विश्व के उन देशों में से है जिसमें पर्यावरण तथा वन्य जीवन की रक्षा का प्रावधान संविधान में किया गया। संविधान की धारा 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 47, 48 तथा 51A(g) वन्य जीवों के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के नियम हैं। अब यह जो धारा दिया हुआ है धारा 21 अनुच्छेद 47, 48 और 51A(g) वह याद रख लीजिए आप। और उसके बाद अब नीचे देखते हैं। वर्ष 1952 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड यानी इंडियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड के गठन के बाद वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति सरकार का रुख गंभीर हुआ। प्रांतीय स्तर पर भी वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया। तो अब ये इसमें याद कर लीजिए कि 1952 में इंडियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड या भारतीय वन्य जीव बोर्ड 1952 में अनुच्छेद 47, 48, 51A(g) इसको याद कर लीजिए। धारा 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 47, 48, 51A(g). ठीक है, आगे देखते हैं। वन्य जीव सुरक्षा एक्ट 1972, नियमावली 1973 एवं संशोधित एक्ट 1991 के अंतर्गत पक्षियों तथा जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया। वनों के संरक्षण के लिए बनाए गए वन संरक्षण एक्ट 1980 एवं नियमावली 1981 के भी कानूनी प्रावधान बड़े प्रभावशाली हैं। जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत जैव विविधता के संरक्षण के लिए स्थानीय, प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर कमेटियां गठित करने का प्रावधान किया गया है। वन्य जीवों के संरक्षण को ही ध्यान में रखकर प्रत्येक राज्य से कहा गया है कि वे राज्य स्तरीय जानवर और पक्षी की घोषणा करें। राष्ट्रीय स्तर पर बाघ राष्ट्रीय जानवर है और मयूर राष्ट्रीय पक्षी है। तो बाकी राज्यों को भी कहा गया है कि आप अपना राज्य पक्षी घोषित कीजिए, राज्य पक्षी पशु, इस तरीके से। ठीक है, तो अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि वन्य जीव सुरक्षा एक्ट 1972 ये याद रख लीजिए, और वन संरक्षण एक्ट 1980, जैव विविधता अधिनियम 2002। इसमें देखिए 3 चीज़ याद रखने का है। 1952 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड, इंडियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड, उसके बाद वन्य जीव सुरक्षा एक्ट 1972, वन संरक्षण एक्ट 1980, जैव विविधता अधिनियम 2002। तो इसको आप याद रख लीजिए। जब जो हम याद रखने के लिए कह रहे हैं इसका मतलब उसको आप नोट कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत ही लंबा है। इसको दोबारा पढ़ना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा आपके लिए भी, तो या बार बार वीडियो को भी देखना थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए। वन्य जीव एवं जैव विविधता की उपयोगिता। प्राकृतिक अधिवासीय वातावरण में विकसित होने वाले पौधे और जंतुओं को वन्य जीव वाइल्ड लाइफ कहते हैं। इस प्रकार पादप फ्लोरा और जंतु फौना वन्य जीव के 2 भाग हैं और ये जैव मंडल के अभिन्न अंग हैं। यह हमारी धरा पर अमूल्य धरोहर है। वन्य जीव सदियों से हमारे सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें हमें भोजन, वस्त्र के लिए रेशे, खालें, आवास आदि सामग्री एवं अन्य उत्पादन प्राप्त होते हैं। इनकी चहक और महक हमारे जीवन में स्फूर्ति प्रदान करते हैं, पारिस्थितिकी के लिए श्रृंगार के समान हैं। भारत में इन्हें सदैव आदर भाव एवं पूज्य समझा गया। मनीषियों के लिए प्रेरणा के स्रोत तो सैलानियों के लिए आकर्षण का विषय रहा। इस पैराग्राफ में कुछ भी याद रखने जैसा नहीं है।
फ्लोरा के बारे में पढ़ते हैं। फ्लोरा मतलब होता है पादप, ठीक है। यह हमारे देश की जलवायु विषम है। वस्तुतः संसार में जितने प्रकार के भी जलवायु हैं वह सभी जलवायु यहाँ मिलती है। यही कारण है कि हमारे देश में अनेक प्रकार के वनस्पतियाँ पाई जाती है। हम इन्हें मोटे तौर पर 8 वनस्पतिक क्षेत्र बोटैनिकल रीजन में बांट सकते हैं। पहला है, मतलब यह जो फ्लोरा है उसको हम लोग 8 वनस्पतिक क्षेत्र में बांट सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्या है, पश्चिमी हिमालय वनस्पतिक क्षेत्र। आपको हो सकता है दिखाई नहीं दे रहा होगा, जो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, और जो इम्पोर्टेंट हम आपको लिखवा दें उसको आप लिख लीजिए, ठीक है। तो 8 प्रकार के वनस्पतिक क्षेत्र हैं, इसको भी आप लिख लीजिए। कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के। पश्चिमी हिमालय वनस्पतिक क्षेत्र, पहला क्या है, पश्चिमी हिमालय वनस्पतिक क्षेत्र। इस क्षेत्र का विस्तार कश्मीर से कुमाऊं तक है, जहां चीड़, देवदार और कोनधारी वृक्ष का फैलाव है। ऊंचाई के साथ साथ वृक्षों की प्रजातियों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। अधिक ऊंचे क्षेत्र 4750 मीटर में अल्पाइन वनों का विस्तार है। अब इसमें याद रख लीजिए कि पश्चिमी हिमालयी वनस्पतिक क्षेत्र का विस्तार जो है कश्मीर से कुमाऊं तक है। यहाँ चीड़, देवदार, कोनधारी वृक्ष का फैलाव है, और अधिक ऊंचाई यानी 4750 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन वनों का विस्तार है, ठीक है। पूर्वी हिमालय वनस्पतिक क्षेत्र। पूर्वी हिमालय वनस्पतिक क्षेत्र, इस क्षेत्र में ओक, छोटी बेंत तथा फूलों वाले सदाबहार वृक्ष मिलते हैं। ओक, छोटी बेंत तथा फूलों वाले सदाबहार वृक्ष मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है असम वनस्पतिक क्षेत्र। यह ब्रह्मपुत्रा और सुरमा घाटी के बीच का क्षेत्र है। यह ब्रह्मपुत्रा और सुरमा घाटी के बीच का क्षेत्र है। यहाँ मुख्य रूप से सदाबहार वन मिलते हैं। सदाबहार वनों के बीच घने बांसों एवं लंबी घासों के झुरमुट मिलते हैं। तो ये असम वनस्पतिक क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? यह ब्रह्मपुत्रा और सुरमा घाटी के बीच है। इसमें सदाबहार वन मिलते हैं और बीच बीच में घने बांसों और लंबे घासों के झुरमुट मिलते हैं। तो ये सब सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। सिंधु मैदान वनस्पतिक क्षेत्र। यह क्षेत्र पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात के मैदानों को शामिल किया गया है। इसमें बबूल, नागफनी, खेजरी, आक आदि यहाँ के मुख्य पौधे हैं। कौन कौन सा पौधा है? बबूल, नागफनी, खेजरी, आक, ये याद रख लीजिए। और उसके बाद कौन सा क्षेत्र में है? तो ये पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात। सिंधु मैदान वनस्पतिक क्षेत्र जो है वह पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदान को शामिल करता है, ठीक है। एक भारत का मैप बनाइए और कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा है उसको लिख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर पश्चिमी हिमालयी वनस्पतिक क्षेत्र जो है उसको लिख लीजिए, वह कहाँ पर है? कश्मीर से कुमाऊं तक है। यहाँ चीड़, देवदार, कोनधारी वृक्ष मिलते हैं, उसी जगह बगल में लिख लीजिए। और अधिक ऊंचाई में कौन मिलता है? अल्पाइन वृक्ष मिलता है। पूर्वी हिमालय वनस्पतिक क्षेत्र, इसमें यहाँ पर आक, छोटी बेत, फूल मिलते हैं, ठीक है। और असम वनस्पतिक क्षेत्र, यह ब्रह्मपुत्रा से सुरमा घाटी तक, इसके मुख्य रूप से सदाबहार वन मिलते हैं, बीच बीच में लंबे घास और बांस मिलते हैं, बांस के झुरमुट मिलते हैं। सिंधु मैदान वनस्पतिक क्षेत्र, यह पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात में है। यहाँ पर बबूल, नागफनी, खेजरी, आक मिलते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग गंगा के मैदानी वनस्पतिक क्षेत्र। अरावली से बंगाल और उड़ीसा के बीच के क्षेत्र इसके अंतर्गत रखा गया है। यह क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, इसलिए यहाँ वन बहुत कम विस्तृत है। जहाँ बांस, साल, खैर, तेंदू वृक्ष पाए जाते हैं। तो इसका एरिया आपको याद रखना है। अरावली पहाड़ी राजस्थान में है। तो अरावली पहाड़ी के बगल से लेकर और बंगाल और उड़ीसा के बीच का जो क्षेत्र है, अरावली से लेकर बंगाल और उड़ीसा के बीच का क्षेत्र जो है, वहाँ पर यह क्षेत्र पाया जाता है। और इसमें कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? बांस, साल, खैर, तेंदू, ठीक है। उसके बाद आता है दक्षिण के पठारी वनस्पतिक क्षेत्र। इसमें पूरा दक्षिण का पठारी क्षेत्र सम्मिलित किया गया है। यहाँ पतझड़ वाले वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के जंगली झाड़ियाँ देखने को मिलते हैं।
तो क्या क्या यहाँ पतझड़ के वृक्ष मिलते हैं और बहुत तरह का जंगली झाड़ी मिलता है। ठीक है। मालाबार वनस्पतिक क्षेत्र, इसके अंतर्गत पश्चिमी तटीय क्षेत्रों को रखा गया है। यहाँ पर गरम मसाले, सुपारी, नारियल, रबर के वृक्ष के अलावा काजू, चाय, कॉफ़ी के वृक्ष पाए जाते हैं। तो मालाबार वनस्पतिक क्षेत्र कौन सा हो गया? ये पश्चिमी तटीय क्षेत्र। ठीक है। पश्चिमी तटीय क्षेत्र हो गया, गरम मसाले, सुपारी, नारियल, रबर के वृक्ष, काजू, चाय, कॉफ़ी के वृक्ष पाए जाते हैं। ये सब तो आप लोग जानते भी हैं। अंडमान वनस्पतिक क्षेत्र, यहाँ पर सदाबहार, अर्ध सदाबहार, समुद्र तटीय जंगलों की प्रमुखता है। तो यह जो 8 प्रकार के वनस्पति थे, ये सबको याद कर लीजिए। इसमें जो कौन कौन सा एरिया है, कौन कौन से पेड़ पौधे कहाँ पर मिलते हैं, यह ज़रूर पूछा जा सकता है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI के अनुसार यहाँ 47,000 पेड़ पौधों की प्रजातियाँ हैं, जिनमें से 15,000 प्रजातियाँ वाहिनी वनस्पति वैस्कुलर प्लांट के अंतर्गत आते हैं। इनमें 35% प्रजातियाँ देसी एंडेमिक है, जो विश्व में कहीं और नहीं पाई जाती। तो 47,000 पेड़ पौधे हैं। ठीक है। जिसमें से 15,000 प्रजातियाँ वाहिनी वनस्पतिक है, वैस्कुलर प्लांट है, और 35% प्रजातियाँ ऐसी है जो एंडेमिक है, जो कहीं और नहीं पाई जाती विश्व में। तो यह डेटा याद रख लीजिएगा। 47,000, 15,000 प्रजातियाँ वाहिनी वनस्पतिक यानी वैस्कुलर प्लांट, और 35,000 प्रजातियाँ जो हैं एंडेमिक है यानी कहीं और नहीं पाई जाती। अब आते हैं फौना पे। फ्लोरा पढ़ लिया हम लोग। फौना मतलब होता है जंतु। ठीक है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कोलकाता, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जैसे यहाँ बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया था, ठीक है, उसी तरह यहाँ पर है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता। यह भी याद रखिएगा। इसमें देखते हैं बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, वो तो नहीं लिखा हुआ है इसमें। चलिए कोई बात नहीं लिखा होता है, लेकिन भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर? कोलकाता में है, यह याद रखिएगा। ये के सर्वेक्षण के अनुसार हमारे यहाँ 89,451 जीव जंतु की प्रजातियाँ पाई जाती है, जिनको निम्नलिखित वर्गों में रखा गया है। तो यह जैसे कि वनस्पति के बहुत सारे वर्ग थे, उसी तरह इसमें भी जंतु के भी बहुत सारे वर्ग हैं। ठीक है। जिसमें है प्रोटिस्टा, अद्यजीव, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अन्य अकशेरुकी, कार्डेटा, मछलियाँ, अभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनपायी। चलिए, इनमें कई लुप्त होने के कगार पर है। इनके संरक्षण के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इनके लिए 89 उद्यान तथा 400 वन्य प्राणी उद्यान का विकास प्रमुख है। इसके अंतर्गत सम्मिलित रूप से 1.56 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल है। तो ये कुछ डेटा याद रख लीजिए कि सबसे पहले तो यहाँ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वह कोलकाता में है। उसने क्या बताया? 89,451 जीव जंतु की प्रजातियाँ हैं। उसके बाद इनके लिए कुछ कदम उठाया जा रहा है इनके संरक्षण के लिए। तो 89 उद्यान है, 400 वन्य प्राणी उद्यान है। 89 उद्यान है, 400 वन्य प्राणी उद्यान है। इसके अंतर्गत 1.56 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल जो है उनके लिए इसमें सम्मिलित है। अब आते हैं जैव विविधता के उपयोगिता के ज्ञान के पूर्व आप यह जान लें कि जैव विविधता क्या है। तो जैव विविधता के बारे में पढ़ते हैं कि जैव विविधता है क्या। आपने पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान का भ्रमण किया होगा। तो अब याद रखिएगा कि पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान है। तो जो लोग बिहार के रहने वाले उनको तो पता ही होगा कि पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान है। तो वहाँ पर भ्रमण किया होगा। वहाँ एक और धन्वंतरी पार्क में छोटे छोटे विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे देखा होगा। तो दूसरी ओर बड़े बड़े विभिन्न प्रकार के वृक्ष, इसी वन में उछलते कूदते बंदरों का आवास तो कहीं सिंह, गेंडा और मगर को देखकर आनंदित हुए होंगे। छोटी बड़ी सुंदर पक्षियों की चहचहाट सुनकर भाव विभोर हुए होंगे। तो कहीं रेंगने वाले जीव सांप दिखाई पड़ा होगा।
वास्तव में स्थानीय स्तर पर यह जैविक उद्यान जैव विविधता का ही प्रतिनिधित्व करता है। यह भूमंडल जो हम सबों का आवास है, सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया से लेकर वट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों जीवधारी का अधिवास है। सही अर्थों में यह पृथ्वी जैव विविधता का भंडार है। तो जैव विविधता का सिंपल मतलब ये होता है कि मतलब हर तरह का जीव जंतु का होना। तो आपको इसमें याद रखना है, पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान है, ठीक है, और वहाँ पर धन्वंतरी पार्क है। वहाँ एक और धन्वंतरी पार्क में छोटे छोटे विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे देखे होंगे। दूसरे तरफ तो धन्वंतरी पार्क में क्या है, छोटे छोटे औषधीय पार्क हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान, उसमें धन्वंतरी पार्क है जिसमें कि छोटे छोटे विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे लगे हुए हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नीचे देखते हैं। विगत 2.5 वर्षों से जीव वैज्ञानिक जीवों एवं पादपों की पहचान एवं नामों का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। कितने वर्षों से? 250 वर्षों से जीव वैज्ञानिक अलग अलग पादपों का पहचान और नामों का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक ने तो कई हजार वर्ष पूर्व में ही जंतुओं और पेड़ पौधों पर शोध करके इसकी सूची तैयार कर नाम एवं प्रजातियों की खोज की थी। प्रथम शताब्दी में आयुर्वेद के जनक चरक ने चरक संहिता में 200 प्रकार के पशुओं और 340 प्रकार के पौधों का उल्लेख किया है। तो अब यहाँ पर यह इम्पोर्टेंट है कि चरक संहिता में 200 प्रकार के पशु और 340 प्रकार के पौधों का उल्लेख किया है। तो यह याद रख लीजिए क्योंकि यह पूछा जा सकता है। बीपीएससी टीआरए में इसी तरह के एकदम बहुत लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा और अंदर से सवाल पूछा जाता है, इसलिए आप जो फैक्ट्स मिल रहे हैं आपको उसको आप लिख लीजिए। तो प्रथम शताब्दी में आयुर्वेद के जनक चरक ने चरक संहिता में 200 प्रकार के पशुओं और 340 प्रकार के पौधों का उल्लेख किया। तो पूछा जा सकता है कि चरक संहिता में कितने प्रकार के पशुओं का उल्लेख है, तो 200 प्रकार के, और पौधों का तो 340, ठीक है। ये 250 वर्षों से जीव वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चरक संहिता वाला जरूर याद रखिएगा। आते हैं 18वीं शताब्दी में स्वीडन के वैज्ञानिक कैरोल्स लिनाइस ने लगभग 5900 प्रकार के पौधे और 4200 प्रकार के पशुओं की पहचान की है। तो यह भी याद रख लीजिएगा, स्वीडन के वैज्ञानिक है, 18वीं सदी में जरूरी नहीं है, लेकिन स्वीडन के वैज्ञानिक है कैरोल्स लिनाइस ने लगभग 5900 प्रकार के पौधे और 4200 प्रकार के पशुओं की पहचान की है। अब तक 17 लाख प्रजातियों का नामकरण किया जा चुका है। इनमें से 10 लाख से अधिक पशु हैं और 7 लाख पौधों की प्रजातियां हैं। 10 लाख से अधिक पशु हैं और 7 लाख पौधों की प्रजातियां हैं। एक अनुमान के अनुसार विश्व में 50 लाख से अधिक प्रजातियां हैं। कुल प्रजातियों में से आधे से अधिक प्रजातियां विश्व के अज्ञात उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा प्रजातियां कहाँ पर पाई जाती है? विश्व के अज्ञात उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है, जबकि वर्षा वन विश्व के स्थलीय भूभाग का 8% से भी कम क्षेत्रफल है। मतलब 8% से भी कम क्षेत्रफल है और उसमें सबसे ज़्यादा मतलब आधे से अधिक प्रजातियां वहीं पर पाई जाती है। पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा मतलब कि प्रजातियां कहाँ पर पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में इसलिए क्योंकि एक तो वहाँ पर ऊष्मा मतलब कि सूर्य की रोशनी आराम से मतलब पहुँच रहा है, और उसके बाद वर्षा वन है तो वर्षा मतलब पानी और सूरज जहाँ पहुँच जाएगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रजातियाँ पैदा लेंगी, यह तो स्वाभाविक बात है। तो इसमें कुछ बात याद रख लीजिए। स्वीडन का वैज्ञानिक है कैरोल्स लिनाइस
59,000 प्रकार का पौधा और 5900 प्रकार का पौधा और 4200 प्रकार का पशु की पहचान की है। अब तक 17 लाख प्रजातियों का पहचान हो चुका है, जिसमें 10 लाख से ऊपर तो पशु है और 7 लाख पौधे की प्रजातियां हैं। और एक अनुमान है कि 50 लाख से अधिक प्रजातियां होंगी। सबसे ज़्यादा प्रजाति कहाँ पर अज्ञात उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाई जाती है, जिसका प्रतिशत 8% से भी कम है क्षेत्रफल है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन का क्षेत्रफल जो है वो 8% से भी कम है। हमारा देश जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सर्वाधिक समृद्ध देशों में से एक है। इसकी गणना विश्व के 12 विशाल जैव विविधता वाले देशों में की जाती है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों का 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। तो हमारे पास जितना भी लगभग 12 क्या कह रहा है, इसकी गणना विश्व के 12 विशाल जैव विविधता वाले देशों में की जाती है। मतलब हम लोग 12 विशाल देशों के अंतर्गत में आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा जैव विविधता के संदर्भ में हमारा विश्व मतलब देश जो है विश्व में बहुत ज़्यादा समृद्ध है। और यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों का 8% संख्या है। जितना भी जैव उपजाति है उसका 8% हमारे पास है, लगभग 16 लाख हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं। क्या आप जानते हैं विश्व ये बॉक्स में आप देख लीजिए, इसमें इम्पोर्टेंट बात लिखा होता है। विश्व की 1 लाख कीट पतंगों की जातियों से 60,000 जातियां भारत में हैं। अच्छा, विश्व में जितना 1 लाख कीट पतंगों की जातियां हैं, जिसमें से 60,000 हमारे भारत में पाया जाता है। 4100 लिखा हुआ है, यानी कि 4100 मछलियों की प्रजाति में से भारत में 1693 प्रजातियां पाई जाती है। विश्व की 9,000 पक्षियों की जातियों में से लगभग 1200 भारत में पाई जाती है। इस प्रकार 4,000 स्तनपायी जीवों का 10% भारत में है। पादप बहुल देशों में भारत का 10वां स्थान है। पादप बहुल देशों में भारत का 10वां स्थान है। भारत एक महत्वपूर्ण बेबोलिवियन सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी है, जहां 167 महत्वपूर्ण कृषि पादप प्रजातियां यानी कल्टिवेटेड प्लांट स्पीसीज हैं। चावल, गन्ना, जूट, आम, नींबू, केला, बाजरा, ज्वार फसलों का उद्भव भारत में हुआ है। तो एक बार देख लीजिए, चावल, गन्ना, जूट, आम, नींबू, केला, बाजरा, ज्वार फसलों का उद्भव भारत में हुआ है। चावल, गन्ना, जूट, आम, नींबू, केला, बाजरा और ज्वार। ठीक है, तो एक बारी फिर से यह पॉइंट सबको रिपीट कर लेते हैं कि 1 लाख कीट पतंगों में से 60,000 हमारे यहाँ पाया जाता है। 4100 मछलियों में से 1693 मछलियों की प्रजाति हमारे यहाँ पाई जाती है। 9,000 पक्षियों की जातियों में से 1200 हमारे यहाँ पाई जाती है। 4,000 स्तनपायी जीवों में से 10% भारत में है। पादप बहुल क्षेत्रों में भारत का स्थान 10वां है। भारत एक महत्वपूर्ण बेबोलिवियन सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी है, जहाँ 167 महत्वपूर्ण कृषि पादप प्रजातियाँ यानी कि कल्टिवेटेड प्लांट स्पीसीज पाए जाते हैं। और चावल, गन्ना, जूट, आम, नींबू, केला, बाजरा, ज्वार यह सब का उद्भव भारत में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे हम लोग जैव विविधता के संदर्भ में। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।